सेब गेहूं, मुंशी प्रेमचंद की कहानी का अडेप्टेशन बाय बोथ अशॉट। क्या आपके सर भी कर्जा चढ़ा हुआ है? क्या आप भी हर महीने ब्याज चुका रहे हैं? क्या आपका भी लोन आज तक सेटल नहीं हुआ? टू FIR ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टोटल फार्मर सुसाइड्स 11,290। Agricultural laborers 6,083 suicides, 53% of total. Farmers/cultivators 5,207 suicides, 47% of total. Highest number of suicides, Maharashtra with 4,248 cases, 38% of total. Other states, Karnataka 2,392, Andhra Pradesh 917, Tamil Nadu 728, Madhya Pradesh 641. Total suicides 1,182 farmers. Districts with highest suicides: Belgavi 122, Haveri 120, Dharwad 101. Main causes: severe drought, crop loss, overwhelming debt. Institutional debt: Punjab 73,673 crore rupees, Haryana 76,630 crore rupees. National Crime Records Bureau (NCRB) data. Karnataka Revenue Department data. References from National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) report. किसानों की संघर्ष गाथा तब और अब। नमस्ते, स्वागत है। आज हम किसानों के सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में जानेंगे जो अतीत से लेकर वर्तमान तक जारी हैं। हम प्रेमचंद की एक मार्मिक कहानी सवा सेब गेहूं के माध्यम से गुजरेंगे और किसानों की आत्महत्या की मौजूदा स्थिति से इसकी तुलना करेंगे। किसानों की संघर्ष गाथा तब और अब। हमारी कहानी शुरू होती है सवा सेब गेहूं से, जो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक शक्तिशाली कथा है। सेब गेहूं, मुंशी प्रेमचंद की कहानी का आज के परिवेश में प्रासंगिकता। एक संक्षिप्त प्रस्तुति बाय बोथ अशॉट। उसको भोजन मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो पानी पीकर सो गया और राम के नाम का सिमरन कर लिया। परंतु कोई मेहमान घर पर आ जाता तो उसको पूरा आदर सत्कार करता था। खुद भूखा सो जाता था परंतु उनको भूखा नहीं सोने देता था। विशेषकर जो साधु संत होते थे उसको भला कैसे भूखा सुलाता। एक दिन शाम की बात थी। एक महात्मा ने शंकर के घर आगमन किया। शंकर के पास घर पर जौ का आटा था परंतु वह उन्हें कैसे खिलाता। शंकर बहुत सोचने के बाद एक निष्कर्ष पर आया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार ले आता हूँ। वह पूरे गांव में गेहूं के लिए घुमा पर उसको कहीं से भी आटा नहीं मिला। शंकर को याद आया कि गांव के विप्र महाराज के यहाँ से थोड़े से गेहूं मिल सकते हैं। उसने महाराज से सवा सेब गेहूं उधार लिया और अपनी स्त्री से कहा कि गेहूं को पीस दे। महात्मा ने भोजन किया और सो गए। सुबह उठकर शंकर को आशीर्वाद देकर चले गए। 7 साल गुजर गए। विप्र महाजन हो गए। शंकर किसान से मजदूर हो गया। एक दिन शंकर मजदूरी करके घर आ रहा था तो रास्ते में उसको विप्र जी मिल गए और उसको पास बुलाकर कहा, शंकर, कल आकर अपने बीज का हिसाब कर लेना। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब से बाकी है, तू कब देगा? शंकर सोच में पड़ गया और बहुत सोचने के बाद उसने बोला कि मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे जो कि 5.5 मन गेहूं हो गए। मेरे पास किसी का कोई बकाया नहीं है। शंकर यह बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। मैंने आपको कितनी बार खलिहानी दी थी? इतने सालों में एक बार भी कह देते तो मैं आपको गेहूं तोड़ कर दे देता। मैंने कई बार आपको खलिहानी में सेर ज्यादा गेहूं दिया है, परंतु अगर आज आप 5.5 मन गेहूं मांगते हो, कहाँ से दूंगा? बहुत ही मेहनत करके उसने 60 रुपए जमा किए। उसने सोचा अब ये 60 रुपए ले जाकर महाजन को ही दे देता हूँ और बाकी के रुपए धीरे धीरे चुका दूंगा। शंकर 60 रुपए लेकर महाजन के पास जाता है और महाजन को 60 रुपए दे देता है। महाजन बोलता है, बाकी के रुपए? शंकर बोलता है, इतने अभी ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 दिन में दे दूंगा, मुझे ऋण मुक्त कर दीजिए। महाजन बोला, जब तक पूरी कौड़ी नहीं चुका देता तब तक ऋण मुक्त नहीं हो सकता है। ऐसा करते 2-3 साल बीत गए। विप्र जी महाराज ने फिर से रुपए के लिए तकाजा किया। महाराज ने शंकर से कहा, मोल न सही, सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर बोला, मेरे पास एक बैल और एक झोपड़ी है, वो आप ले लीजिए, इसके सिवा कुछ नहीं है और मेरे पास। महाराज बोले, मुझे बैल बछिए लेकर क्या करना है? मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर बोला, क्या है महाराज? विप्र जी
महाराज बोले, तुम हो ना, तुम कहीं और मजदूरी करने जाते हो और मुझे खेती के लिए मजदूर रखना पड़ता है, सूद के बदले तुम मेरे यहाँ काम करो। शंकर ने बहुत सोचने के बाद कहा, महाराज, ये तो जीवन भर की गुलामी हुई। विप्र, तुम इसको चाहे गुलामी समझो या मजदूरी, मैं तो तब तक न छोड़ूंगा तब तक मेरा ऋण नहीं चुका देते। सवा सेर गेहूं के लिए जीवन भर की गुलामी की बेड़ी पैर में पड़ गई। शंकर मन ही मन ये सोचकर सब्र कर लेता कि यह मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। बच्चे खाने के दाने तक को तरसते थे, परंतु शंकर कुछ नहीं कर सकता था, सब कुछ चुपचाप देखता रहता था। सवा सेर गेहूं के दाने का भार उसके सिर से न उतर सका। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 20 साल तक गुलामी करने के बाद इस संसार से प्रस्थान किया। विप्र जी ने उसके बेटे को अपने यहाँ काम पर लगा लिया। आज तक वह विप्र जी के यहाँ काम करता है, अपने पिताजी का ऋण चुका रहा है। उसका ऋण कब पूरा होगा भी नहीं, भगवान ही जाने। यहाँ कहानी सत्य घटना पर आधारित है। यद्यपि यह कहानी भारत के आजाद होने से पहले मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है, परंतु आज भी इस दुनिया में न जाने कितने शंकर लोन, कर्ज, ब्याज से मर रहे हैं। 2023 में ही भारत में किसानों की कुल 11,290 आत्महत्याएं दर्ज की गयी। इनमें से कृषि मजदूरों की 6,083 आत्महत्याएं हुई। ये आंकड़े एक भयानक चित्र प्रस्तुत करते हैं। अधिकांश आत्महत्याएं अत्यधिक कर्ज और ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण हुई हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश जैसे राज्य सबसे अधिक प्रभावित हैं। केवल कर्नाटक में ही अप्रैल 2023 से जुलाई 2024 तक 1182 किसानों ने अपनी जान ली, जिनका मुख्य कारण भारी सूखा, फसल का नुकसान और अत्यधिक कर्ज था। बेलगावी, हावेरी और धारवाड़ जैसे जिलों में सबसे अधिक आत्महत्याएं हुई। इन आंकड़ों को देखकर और यह समझते हुए कि प्रत्येक संख्या के पीछे निराशा की एक कहानी है, यह बहुत ही हृदय विदारक है। हमें याद रखना चाहिए कि ये केवल आंकड़े नहीं हैं, ये उन लोगों की जिंदगी है जो एक टूटी हुई व्यवस्था का शिकार हुए हैं। जैसे हम प्रेमचंद की कथा पर विचार करते हैं, वैसे ही हमें अपने किसानों के लिए बेहतर समर्थन और समाधान की वकालत करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। प्रेमचंद की कहानी तो एक काल्पनिक कथा है, लेकिन इसमें दर्शाए गए संघर्ष बहुत ही वास्तविक हैं। 2023 to 2024 में आते हुए हम देखते हैं कि किसानों की कठिनाइयां अब भी वैसी ही बनी हुई हैं। आइए वर्तमान स्थिति पर नजर डालें। 2023 में किसानों की आत्महत्याएं कुल 11,290 मामले। महाराष्ट्र में सर्वाधिक केसेस 4,248 मामले। कर्नाटक में अप्रैल 2023 से जुलाई 2024 तक 1,182 आत्महत्याएं। मुख्य कारण केसेस भारी कर्ज, सूखा और फसल का नुकसान। किसानों की संघर्ष गाथा तब और अब। इन आंकड़ों को देखकर और यह समझते हुए कि प्रत्येक संख्या के पीछे निराशा की एक कहानी है, यह बहुत ही हृदय विदारक है। हमें याद रखना चाहिए कि ये केवल आंकड़े नहीं हैं, ये उन लोगों की जिंदगी है जो एक टूटी हुई व्यवस्था का शिकार हुए हैं। जैसे हम प्रेमचंद की कथा पर विचार करते हैं, वैसे ही हमें अपने किसानों के लिए बेहतर समर्थन और समाधान की वकालत करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। धन्यवाद। आइए हम सभी मिलकर परिवर्तन लाने का प्रयास करें।